हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि क्लास 10th विज्ञान के अध्याय रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न आता है कि रासायनिक अभिक्रियाएँ रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की सामान्य विधि को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास एटेंड ट्रायल विधि, बी ऑप्शन है आपके पास विस्थापन, सी ऑप्शन है आपके पास संयोजन, डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा, आपने एनसीईआरटी के अंदर देखा होगा, एनसीईआरटी की लाइन के अंदर मेंशन किया हुआ है कि रासायनिक समीकरणों को एक विधि द्वारा संतुलित किया जाता है, जैसे कि हम क्या कहते हैं एटेंड ट्रायल विधि। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एटेंड ट्रायल विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है, यानी आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्या प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास अपचयन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास संचारण, तीसरा ऑप्शन है आपके पास विकृतिगंधता और चौथा ऑप्शन है द्विविस्थापन। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो आपके पास दिया हुआ है अपचयन। अब अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, यानी अभिक्रियाओं का प्रकार होता है एक अपचयन। अपचयन किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे तो बोलते हैं हम अपचयन। दूसरा सी आता है ऑप्शन नंबर सी विकृतिगंधता, यानी पदार्थों का उपचयन होने से, विकृतिगंधता किसे कहते हैं, पदार्थों का उपचयन होने से उनकी गंध में परिवर्तन आ जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं हम, विकृतिगंधता। ठीक है, और दूसरा डी ऑप्शन है आपके पास द्विविस्थापन। क्या है, द्विविस्थापन। तो द्विविस्थापन में क्या होता है, यह भी एक प्रकार की अभिक्रिया है। द्वि का मतलब होता है दो, द्वि का मतलब क्या होता है दो, और विस्थापन का मतलब होता है स्थान का चेंज होना, यानी स्थान का बदलना। द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत अभिकारक अणुओं में आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, और बी ऑप्शन है संचारण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी संचारण। वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संचारण। अब इसका एक और एग्जाम्पल है आपके पास, तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना। संचारण के एग्जाम्पल है तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ना, या एक और एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना, ये एग्जाम्पल है आपके संचारण के। किसके एग्जाम्पल हैं, संचारण के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, संचारण। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 3। निम्नलिखित समीकरण यानी H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। अब एक समीकरण दिया गया है आपको कि H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें से ये अभिक्रिया कौन सी है। तो पहला है आपका अपघटन अभिक्रिया, नहीं है अपघटन, और दूसरा ऑप्शन है आपका संयोजन अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है आपके पास द्विविस्थापन अभिक्रिया, और चौथा ऑप्शन है आपके पास विस्थापन अभिक्रिया। देखो, अगर ऑप्शन नंबर ए अपघटन अभिक्रिया की बात करें तो इसी को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक होता है, क्या वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद। लेकिन आप इस अभिक्रिया के अंतर्गत देखोगे, आप तो देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में जुड़कर हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहे हैं। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा जुड़ाव यानी योग हो रहा है। और योग, जिस अभिक्रिया में योग होता है दो अणुओं का आपस में, उस अभिक्रिया को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लोहे चूर्ण पर तनु HCl अम्ल डालने से क्या होता है। अब इसमें से हमें विकल्प चुनना है सही वाला। ठीक है, ए ऑप्शन दिया गया H2 गैस प्लस FeCl3, या Cl2 गैस एवं FeOH का ऑल्ट्राइस बनता है, या सी कोई अभिक्रिया नहीं होती, डी आयरन लवण एवं जी बनता है। ठीक है,
तो इसको हम देखें तो आप देख सकते हैं लोहे चूड़ अम्ल HCl, देखो तो Fe लोहा चूड़ प्लस Fe की अभिक्रिया किससे कराई जा रही है? HCl से। किससे कराई जा रही है? HCl से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको पता है कि कोई धातु है, अगर वो अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही ऑप्शन के अंदर H2 गैस और लवण दिखाई दे रही है। ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यानी बनेगा क्या? FeCl3 और क्या बनेगा? H2 गैस। अब FeCl3 की जगह यहाँ FeCl2 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? FeCl2। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये FeCl3 नहीं है, FeCl2 है। यहाँ पर क्या है? FeCl2, यानी क्या बनेगा? आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए समीकरण में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अब क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत आपको बताना है कि एक समीकरण दिया गया, समीकरण क्या है? Pb प्लस Cl2 इक्वल टू PbCl2 प्लस Cu। तो इसके अंदर आपको पूछा गया है कि समीकरण के अंदर किस प्रकार की अभिक्रिया हो रही है। पहली है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है, दूसरी है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तीसरी है वियोजन अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है आपके पास विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अगर ऑप्शन ए की बात करें हम संयोजन अभिक्रिया, तो संयोजन अभिक्रिया के अंदर क्या होना चाहिए? दो अणु आपस में जुड़ने चाहिए। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होना चाहिए? दो अणु आपस में जुड़ने चाहिए। लेकिन इस अभिक्रिया में देखें ऊपर वाले समीकरण, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है कि दो अणु आपस में जुड़ रहे हों। ठीक है, अगर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की बात करें तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया उन अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनमें उत्पाद के साथ ऊर्जा निकलती है। अगर एक प्रकार से मैं बताऊं तो संयोजन अभिक्रिया को ही क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। दूसरी आती है वियोजन अभिक्रिया। अब वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि वियोजन अभिक्रिया में कोई उत्पाद है, जैसे कि CaCO3, ठीक है, कोई उत्पाद है हमारे पास CaCO3, तो उसका वियोजन यानी टूटना चाहिए। वो किसमें टूटे? जैसे कि ये टूटता है आपका CaO और CO2। ठीक है, तो इस प्रकार इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, यानी इसमें अभिकारक का अपघटन होता है, टूटता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रिया। तो ऊपर वाली अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई उत्पाद टूट भी नहीं रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपके पास विस्थापन अभिक्रिया। अब विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि विस्थापन अभिक्रिया होता है अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा देती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्थान बदला हुआ नजर आएगा आपको। एक तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो आपकी विस्थापन अभिक्रिया है, एकल विस्थापन अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं? एकल विस्थापन, क्योंकि यहाँ पर एक अणु का ही आदान प्रदान होता है, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? एकल विस्थापन। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है कि एक अणु का स्थान आपको बदला हुआ दिखाई देगा। अभिकारक और उत्पादन, देखो यहाँ हम देखें तो Pb अकेला है, अभिकारक की तरफ अगर देखें हम तो Pb क्या है? अकेला, लेकिन यहाँ और उसके साथ कॉपर के साथ कौन है? Cl2 यानी क्लोरीन। लेकिन जब आप उत्पाद के अंदर देखोगे तो Pb के साथ क्या ऐड हो गया है? Cl2 यानी क्लोरीन ऐड हो गया, जबकि जो कॉपर है आपका वो अकेला है। यानी इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है? विस्थापन अभिक्रिया, जिसे हम क्या और बोल सकते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑप्शन नंबर डी, यानी विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपका कंकाली समीकरण किसे कहते हैं? नहीं, जब अभिकारक उत्पादों को रासायनिक सूत्र के रूप में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया है तो ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? ऐसा समीकरण क्या कहलाता है? कंकाली समीकरण। जब अभिकारक और उत्पादों को रासायनिक सूत्र में लिखकर रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंकाली समीकरण। जैसे कि मान लीजिए कि आपको बोल दे हाइड्रोजन है और क्या है? क्लोराइड है, और मिलके क्या बनाएंगे? ये हाइड्रोजन क्लोराइड। तो अब हाइड्रोजन को आप H2 लिखोगे, क्लोराइड को Cl2 लिखोगे, उसके बाद लिखोगे HCl। तो इस समीकरण को क्या बोल रहे हैं? और असंतुलित हो, कैसा हो? असंतुलित, यानी आधा संतुलित और आधा असंतुलित, उसको क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपका वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रंग को साफ क्यों किया जाता है? इसका आंसर है आपका मैग्नीशियम पर वायु के साथ क्रिया करने से अक्रिय ऑक्साइड की परत जम जाती है, इस कारण से रेगमाल से साफ किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि Mg+, आपने अभिक्रिया पढ़ी होगी एनसीईआरटी के अंदर, Mg+O2 होता है, क्या बनाता है? MgO। तो यह क्या होता है यहाँ पर कि जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बनने से ही क्या हो जाता है कि उसको जलाने से पहले क्या करना पड़ता है? साफ करना पड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? देखो
अम्ल कौन सा भी हो, और दानेदार जस्ता मतलब जिंक, और तनि सल्फ्यूरिक मतलब H2SO4, ठीक है। तो अगर H2SO4 से आप रिएक्शन कराओगे तो देखो आप उत्पाद देख सकते हैं क्या बनेगा आपका उत्पाद है आपका Zn प्लस H2SO4 उत्पाद मिलेगा आपको ZnSO4 प्लस H2, यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये आपका चित्र है, तो आप इसको चित्र को भी बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है, संयोजन अभिक्रिया को एक उदाहरण सहित समझाइए। अभी मैंने ऊपर बताया था संयोजन अभिक्रिया किसे बोलते हैं, ठीक है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा CaO, जिसे क्या बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूनक, ठीक है। और अगर इसकी H2O के साथ रिएक्शन कराती हो तो आपको उत्पाद के रूप में मिलता है CaOH का ऑल्टोएच, जिसे बोलते हैं, देखो CaO को तो बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और CaOH का ऑल्टोएच को क्या बोलते हैं हम, बुझा हुआ चूना। तो अगर आप कैल्शियम ऑक्साइड या बिना बुझे हुए चूने की वगैरह जल से कराते हो तो आपको उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी बुझा हुआ चूना, क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये हमारी संयोजन अभिक्रिया है, जिसमें देखो अभी एक उत्पाद अभिकारक जी है, एक अभिकारक ही है, अब दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बिना वो बुझा हुआ चूना, तो ये जुड़कर क्या बना रहे हैं, बुझा हुआ चूना। इसी को क्या बोलते हैं हम, संयोजन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन आपका उपचयन एवं अपचयन में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपचयन बोलो या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, उपचयन को ही ऑक्सीकरण, किस नाम से जाना जाता है, ऑक्सीकरण, ठीक है। और किस नाम से जानते हैं इसको, ऑक्सीकरण। अब देखो उपचयन में क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब किसी पदार्थ में क्या हो, ऑक्सीजन की वृद्धि। या फिर अपचयन किसे कहेंगे, अब उसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही हो तो उस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया। दूसरा, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का आहास का मतलब होता है हानि, आहास का मतलब क्या होता है, हानि। जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की हानि होती है तो क्या बोलते हैं उसे, उपचयन अभिक्रिया। लेकिन जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए तब क्या बोलते हैं उसको, अपचयन अभिक्रिया। उसके बाद आता है तीसरा अंतर, यानी उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें परमाणु अणु इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, यानी यहाँ पर क्या बनता है, उपचयन होगा मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, यानी इन पर क्या आएगा, प्लस, क्या होता है, प्लस। जबकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो इन पर क्या आएगा, माइनस। यानी अपचयन अभिक्रिया में पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जबकि उपचयन अभिक्रिया में पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11 आपका। क्वेश्चन नंबर 11 का है, वसा तथा तेल युक्त खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने से उनका स्वाद या गंध में क्यों परिवर्तित हो जाते हैं, इसकी रोकथाम का उपाय भी लिखिए। यानी यह एक तरह से यह क्वेश्चन आपका विकृति गंधसा वाले टॉपिक से क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपका कहाँ से है, विकृति गंधता वाले टॉपिक से, ठीक है, विकृति गंधता वाले। अब क्या है इसका आंसर देखें तो, उपचयित होने पर वसा या तेल युक्त खाद्य सामग्री विकृति गंध हो जाती है, मतलब उनकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, यानी गंध खराब हो जाती है, ठीक है। विकृति गंधी का मतलब गंध उनकी क्या हो जाती है, पहले की अपेक्षा खराब हो जाती है, उनके स्वाद व गंध बदल जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ, प्रतिऑक्सीकारक मतलब जो ऑक्सीकरण को रोके, प्रतिऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीकरण रोकने वाला, ऑक्सीकरण रोकने वाला, ठीक है। प्रतिऑक्सीकारक किसको बोलते हैं, ऑक्सीकरण को रोकने वाले को क्या बोलते हैं हम, प्रतिऑक्सीकारक। तथा खाद्य सामग्री को वायुरोधी बर्तनों में रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। और क्या करना चाहिए कि वायुरोधी बर्तनों में रखा जाना चाहिए, क्योंकि वायुरोधी बर्तनों रखेंगे यानी वायु नहीं जाएगी, और वायु के साथ आपको पता क्या जाते हैं, ऑक्सीजन। अगर किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन वृद्धि होगी और फिर भी क्या हो जाएगा, उसका ऑक्सीकरण। तो हमें जो पदार्थ हैं उनको कहाँ रखना चाहिए, वायुरोधी बर्तनों में। अगला है आपका, चिप्स की थैलियों में से ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसे अक्रिय गैस भर दें जिससे चिप्स का उपचयन नहीं हो सके। अब देखो तीसरी बात क्या है, तीसरा बचाव क्या है विकृति गंध से आते, कि ऑक्सीजन को निकाल दो चिप्स वाली पैकेट से आते हैं उनको, उसकी जगह क्या भरा जाता है, नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन है वो अक्रिय गैस है, अक्रिय का मतलब होता है किसी से भी क्रिया नहीं करती, ठीक है। अब अक्रिय कम अक्रिय गैस है, यानी क्रिया करेगी उतनी ऑक्सीजन की अपेक्षा नहीं, ठीक है। लेकिन अब उसका उपचयन क्या है, धीमा हो जाएगा या थोड़ा थोड़ा होगा, स्लो, तो उसमें क्या होगा, विकृति गंध होने में बहुत टाइम लगेगा। तो 3 तरीकों से हम क्या बचा सकते हैं, किसी पदार्थ को विकृति गंध होने से बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो
इस क्वेश्चन का आंसर है श्वसन की प्रक्रिया ऊर्जा निर्मुक्त होती है। निर्मुक्त होने का मतलब होता है निकलती है। क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। ठीक है। अब श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज, जिसका सूत्र क्या है? C6H12O6। ग्लूकोज भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। ऑक्सीजन की साथ वायु की ऑक्सीजन से संयुक्त होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाने के साथ साथ ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ऊष्माक्षेपी क्यों कहते हैं? कि जो ग्लूकोज होता है आपका भोजन के पाचन से मिलता है, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आपको CO2 और H2O बनाता है, उसके साथ ऊर्जा और निकालता है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये होता है आपका श्वसन का समीकरण, श्वसन की क्रिया का समीकरण। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13। कॉपर सल्फेट के विलयन लोहे की कील को डुबोने पर विलयन का रंग क्यों परिवर्तित हो जाता है? इसकी आवश्यक रासायनिक विक्रिया दीजिए, नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है। तो तांबे की तुलना में लोहा ज़्यादा क्रियाशील होता है। लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है। मतलब देखो आप रिएक्शन दिखाई दे रहे हैं नीचे, Fe प्लस CuSO4, तो आपको मिलेगा ApSO4 प्लस Cu। इसमें क्या है कि जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसलिए कॉपर सल्फेट से किसको हटा देता है? कॉपर को हटा देता है और बना के लेता है फेरस सल्फेट। ठीक है। जो कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा है? नीला रंग, मलिन या हरा पड़ जाता है। कॉपर सल्फेट का विलयन कैसा होता है? नीला। उसके बाद आयरन मिलने से कैसा हो जाता है? हरा। ठीक है। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है? विस्थापन अभिक्रिया होती है। चित्र आप NCERT से देख सकते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 13 का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें से ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। देखो अब आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि उन वियोजन अभिक्रियाओं का उदाहरण लिखिए। मतलब कभी तो आप देख सकते हैं ऊष्म वियोजन होता है, कभी आप देख सकते हैं प्रकाश वियोजन होता है, कभी आप देख सकते हैं विद्युत वियोजन होता है। तो उनके अदर एग्जाम्पल पूछे गए हैं आपको। जैसा पहला है ऊष्मीय तापीय वियोजन, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट को आप ऊर्जा दे देते हो तो उसका विखंडन यानी वियोजन किसमें हो जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, और CO2 में। इसी तरह प्रकाश वियोजन जैसे AgVr है, उसको अगर सूर्य का प्रकाश मिल जाए तो वह किसमें टूट जाता है? Ag+Vr में। इसी अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। कौन सी वाली का? प्रकाश वियोजन जो AgVr है, उसका उपयोग किसमें किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। किसमें किया जाता है? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। ठीक है। उसके बाद अपघटनीय यानी विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया। तो अगर H2O के ऊपर आप विद्युत यानी करंट फ्लो करते हो तो आपको H2O किसमें टूट जाता है? H2+O2 में। किसमें टूट जाता है? H2+O2 में। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15। सफेदी यानी व्हाइट वॉशिंग के लिए एक पदार्थ X विलयन का उपयोग करते हैं। यानी कोई पदार्थ है जो कि सफेदी में उपयोग किया जाता है। अब उसका क्या पूछा गया आपको? पदार्थ X का नाम और सूत्र लिखिए। तो पदार्थ X के सूत्र नाम की बात करें तो देखो सूत्र होता है इसके CaO। अगर सामान्य नाम की बात करें तब तो इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा चूना। ठीक है। अगर यही बिना बुझा हुआ चूना है, अब तो इसको पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया कि पदार्थ X का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड बोलो या बिना बुझा हुआ चूना बोलो, सूत्र क्या है? CaO। दूसरा क्वेश्चन है इसको इसी का, पदार्थ X के जल के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। अभी ये देखो, अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है प्लस वो जल से क्रिया करता है तो अब क्या बनाता है? यानी बिना बुझा हुआ चूना है वो जल से क्रिया करके क्या बनाता है? बुझा हुआ चूना ने CaOH का ऑल्टो H। ये होती है आपकी इसके जल के CaO यानी बिना बुझे हुए चूने की जल के साथ अभिक्रिया, जिसमें क्या मिलता है आपको? बुझा हुआ चूना। और इसका चित्र आप NCERT से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, लेड नाइट्रेट को ऊष्मा देने पर प्राप्त समीकरण को लिखिए, उसका प्रकार बताइए, इसका नामांकित चित्र बनाइए। चित्र आप NCERT से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन दिखाई गई है। सबसे पहले तो अगर अभिक्रिया का प्रकार बताएं तो ये कौन सी अभिक्रिया है? तापीय वियोजन बोलो, अभी ऊपर बताया था, या फिर ऊष्मीय वियोजन बोलो। कौन सा है? तापीय वियोजन या ऊष्मीय वियोजन। ठीक है। अगर अभिक्रिया के देखो लेड नाइट्रेट, अब लेड नाइट्रेट को देखें तो PbNO3, लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है? PbNO3 का ऑल्टो H। अगर इसको गर्म करेंगे तो ये टूट जाता है PbO और NO2 प्लस ऑक्सीजन। किस में टूट जाता है? PbO और NO2 और ऑक्सीजन में। ठीक है। इसका चित्र आप NCERT से देख सकते हैं। यहाँ पर खत्म होते हैं आपके चैप्टर
नंबर 1 जो कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है, यानी रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपको तो फ़ायदा हो ही रहा है, उसके अलावा दूसरे विद्यार्थियों को भी फ़ायदा हो सके। थैंक यू।